देखिए आपका अब अनुच्छेद 14 चल रहा था और अनुच्छेद 14 में जो फिर एक बार बताया जाए कि जो ये समता है ये सबसे व्यापक क्षेत्र में लागू होती हैं और आपका बड़ा अनुच्छेद भी है, यानी कि ये जो आर्टिकल है आपका काफ़ी बड़ा है, देख भी रहे हैं 3-4 दिन से चल रहा है, अभी समाप्त आपका हुआ नहीं। अब जो समता के विशिष्ट रूप हैं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो अनुच्छेद 14 है वह कहाँ कहाँ प्रयोग किया गया, अब केस के माध्यम से देखना है और उसमें आपका क्या डिसीजन आया। वो तो सबसे अच्छा तरीका है कि अलग से लिख लीजिए, आपका जो जो बताया जाए। अब आपका 10-15 केस पढ़ना है और उन केसों में क्या डिसीजन आया, कौन सी धारा को चुनौती दी गई, ये भी हमें देखना है। तो सबसे पहले हम आईपीसी से उठाते हैं और आईपीसी से आपका जो उठाना है, 3 धाराएं आईपीसी से पढ़नी है। एक 303 पढ़ना है, दूसरा 497 पढ़ना है और तीसरा 377। 3 क्वेश्चन आपका आईपीसी से कवर होगा। ये तीनों धाराएं राइट टू इक्वलिटी यानी कि समता के अधिकार का भी उल्लंघन करती थी। अतः वर्तमान समय में ये तीनों धाराएं, आपका 2 धाराएं पूरी तरह और एक धारा का कुछ हिस्सा आपका उच्चतम न्यायालय द्वारा वायड या शून्य घोषित कर दिया गया है। क्योंकि ये शुद्ध रूप से और भी अनुच्छेद का, लेकिन हमें 14 पर ही रहना है, ये उल्लंघन करती थी। तो पहला हम देखते हैं, लिख लीजिए आईपीसी की धारा 303 को, एक लाइन लिख लीजिए तब समझा जाए। आईपीसी की धारा 303 को यानी कि 303 को मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य, मिट्ठू सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1983 सुप्रीम कोर्ट, एक बार सन पूछा है, AIR 1983 सुप्रीम कोर्ट के बाद में शून्य घोषित कर दिया गया है, के बाद में शून्य घोषित कर दिया गया है। केस और सेक्शन याद रखिए और बस ये 2 चीज़ें कम से कम याद रहे। और इसमें क्या हुआ था, 3 चीज़ें भाई याद रखनी पड़ेंगी। इधर से आज जो लिखवाया जा रहा है मैं बता दूं आपका, झारखंड में तो आपका जो ये 3 केस मैं लिखवा रहा हूँ, इससे 2 केस आए थे पिछली बार, 2 क्वेश्चन। यूपीजे में आपका ये जो 3 मैं लिखवा रहा हूँ, इससे यूपीजे में 2018 में भी 2 क्वेश्चन आए थे। मैंने बस 3 लाइन 4 लाइन में आपका क्वेश्चन निश्चित बनता है। और जो भी आगे वैकेंसी आएगी उसमें पूरा चांस है कि ये तीनों जो धाराएं हम लिखवाएंगे के सहित, जो अनुच्छेद 14 का क्या करती हैं उल्लंघन, आपका चांस है कि कंपटीशन में आए। तो प्रयास नए लोग भी करें कि किस केस में किस धारा को अवैध या असंवैधानिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल या नल एंड वाइड, लेकिन लीगल भाषा में आप कहेंगे कि शून्य घोषित कर दिया गया। तो पहला केस मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य, और किस धारा को शून्य घोषित किया गया, आपका 303। देखिए इसमें क्या है वो समझाना पड़ता है, हर एक धारा को समझाया जाएगा, लेकिन ये लिखना नहीं है, दिमाग में बैठाना अन्य चीज़ें। देखिए पहले 302 देखिए आईपीसी और फिर 303 देखिए। 302 में है कि अगर कोई व्यक्ति कत्ल करता है, कत्ल यानी कि मर्डर करता है, मर्डर माने हत्या करता है, तो उसे या तो मृत्युदंड की सजा दी जाएगी या आजीवन कारावास की और जुर्माना, यानी कि 2 दंडों में से कोई एक दंड दिया जाएगा, इससे कम का दंड दिया ही नहीं जाएगा। और इसी के साथ कुछ न कुछ उस पर क्या लगाया जाएगा, फाइन।
303 क्या कहती हैं कि अगर कोई व्यक्ति आजीवन कारावास की सजा पहले से भुगत रहा है, यानी कि एक बार किसी मामले में उसे आपका लाइफ इम्प्रिजमेंट का पनिशमेंट दिया गया है और उस दौरान यानी कि सजा भुगतने के दौरान या सजा कायम रहने के दौरान अगर वह मर्डर करता है तो केवल और केवल एक ही दंड दिया जाएगा, डेथ सेंटेंस यानी कि मृत्यु दंड। मिट्ठू सिंह ने ये चैलेंज किया कि हजूर ये तो आर्टिकल 14 का वायलेशन है, मैं भी मर्डर किया हूँ और दूसरा आदमी मर्डर करता है तो एक आदमी के पास दो विकल्प है मनदंड का, या तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास, और मुझे केवल और केवल क्या मिल रहा है, मृत्युदंड। जब हैसियत समान है, एक ही अपराध हम लोगों ने किया है तो ये दंड अलग अलग क्यों हो। सुप्रीम कोर्ट ने मिट्ठू सिंह की बात मान ली और इस धारा को क्या घोषित कर दिया, 303 को शून्य घोषित कर दिया, अवैध। अवैध का मतलब ये हुआ कि बेयर एक्ट में ये धारा बनी रहेगी, इसका प्रवर्तन रुक जाएगा, यानी कि इस धारा के तहत अब कोई एफआईआर नहीं होगी और इस धारा के तहत अब किसी को दंडित नहीं किया जाएगा, लेकिन बेयर एक्ट में ये धारा क्या रहेगी, बनी रहेगी। यानी कि बेयर वह धारा आपका कह सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय से डाकिन आप इक्लिप्स लग गया है, ग्रहण लग गया है, आच्छादन लग गया है और वह धारा अब रुकी रहेगी, यानी कि उसका इन्फोर्समेंट क्या होगा, रुक जाएगा। लेकिन फिर याद रखिए बेयर एक्ट में आपको पढ़ना पड़ेगा और धारा बनी रहेगी, लेकिन किसी को इस धारा के तहत क्या नहीं दी जाएगी, दंड या सजा। दूसरा केस लिखिए, आईपीसी की धारा 497 को दूसरे पॉइंट में लिखिए, अलग अलग लिखिएगा सब केस के माध्यम से। आईपीसी का सेक्शन 497 को जोसेफ साइन बनाम भारत संघ, जोसेफ साइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 2018 सुप्रीम कोर्ट, AIR 2018 सुप्रीम कोर्ट के बाद में शून्य घोषित कर, हाँ जस्टिस का नाम पूछा गया था भाई, देखिए चलिए लिखिए, के बाद में शून्य घोषित कर दिया गया, के बाद में शून्य घोषित कर दिया गया। इस वाद में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा थे। इस वाद में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा थे। एक और कोटेशन आया वो लिखिए, दो कोटेशन इस वाद में पूछा गया 2018 जे में। इस वाद में यह कहा गया कि, यही कोटेशन आपका 2018 में पूछा गया था। इस वाद में यह कहा गया कि पत्नी पति की संपत्ति नहीं है, पत्नी पति की संपत्ति नहीं है। पत्नी का व्यक्तित्व पति से पृथक है, पत्नी का व्यक्तित्व पति से पृथक है। इस वाद में जूरिस्प्रूडेंस से भी जोड़कर लिखना है, इस वाद में
सर हेनरी मेन द्वारा इस वाद में जूरिस्प्रूडेंस से जोड़ना है। इस वाद में सर हेनरी मेन द्वारा दिया गया सिद्धांत स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कि हिंदी में पारिस्थिति से संविदा की ओर, इंग्लिश में स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, हिंदी में पारिस्थिति से संविदा की ओर। वाक्य एक बार बोलिए तो ऊपर एक लाइन बोलिए। लागू किया गया। हैसियत से संविदा की ओर का सिद्धांत लागू किया गया। एक लाइन और आपका जोड़ना है। एविडेंस में आपका पूछा जाता है, वो भी भाई कोरिलेट करना है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा पति को पत्नी से पृथक व्यक्तित्व प्रदान करती है, अर्थात ये मानती हैं कि पति का पर्सनालिटी अलग है और पत्नी का अलग अलग है, अर्थात पति पत्नी भारत में एक ही व्यक्ति नहीं है, अलग अलग व्यक्ति हैं। ये 120। एक लाइन और लिखिए, कहीं ऐड कर लीजिए, अलग से ऐड करिएगा इसको। भाई केस के माध्यम से ये नहीं है, अलग से बताया जा रहा है कोरिलेट करके। भले अलग एरो बनाकर लिख लीजिए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 120 120 पति पत्नी को पृथक व्यक्ति मानती हैं। खूब सोशल मीडिया पर भी लोग पूछते हैं, पति पत्नी को पृथक व्यक्ति मानती हैं। अब देखिए इसमें आपका 497 में है क्या, आप समझिए 497। इसके साथ आपका 15 का क्लास 3 पढ़ेंगे, 14 भी पढ़ेंगे, 21 भी पढ़ेंगे, तमाम चीज़ें हैं। आगे देखिए आपका आईपीसी की धारा 497 एडल्ट्री या जार कर्म के अपराध को दंडनीय बनाती थी, है नहीं भाई, क्योंकि अब क्या हो गया है, शून्य। अब जार कर्म होता क्या है, तो आप लोग फिल्म भी देखे होंगे, पति पत्नी और वो। अब ये ना पूछिएगा वो कौन है न समझ में आए तो भाई पूछ सकते हैं, पति पत्नी और वो। न ज़्यादा दिक्कत हो तो हम बता रहे हैं, रुस्तम फिल्म देख लीजिए पति पत्नी और वो पर, तो जो वो है वो नहीं है, बल्कि ये क्या है, जार। जार मतलब होता है शाब्दिक अर्थ कांटा, यानी कि ऐसा कांटा जो पति की नज़रों में बार बार चुभता रहता है। तो रुस्तम फिल्म अर्थात केस जो है केम नानावटी का, जिसमें कांट जाता है पति और कांटे को उखाड़ फेंकता है और कितनी गोली मारता है सीने में, 3। अब एक लोग पूछ रहे थे कि क्यों 3 ही गोली मारा, रिवाल्वर में 6 होता है, तो हम भी नहीं जानते थे। एक लोग बताए कि नेवी का ये नियम है कि एक साथ एक गोली नहीं, कितना चलानी है, 3। तो नेवी में था वो आपका, और उसका सहारा लेते हुए कितनी गोली चला दिया, 3। बचाव नहीं मिला प्रकोपन का। अंत में भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 72 के तहत उसे क्षमादान कर दिया, अलग बात है। तो जार पर आइए, यानी कि पति पत्नी और वो का मतलब जार हुआ। अब इसमें अपराध कैसे होता है, देखिए पत्नी सहमत रहती है, जार सहमत रहता है, रिलेशन बनाता है जार पत्नी से, यानी कि यह अपराध केवल और केवल विवाहित स्त्रियों के प्रति हो सकता था, है नहीं, था मैं बता रहा हूँ, अब खत्म हो गया था। इसमें आपका अविवाहित स्त्री
या विधवा स्त्री के प्रति नहीं हो सकता था। इसमें जो पीड़ित होता था वो पत्नी न होकर पति होता था और सीआरपीसी की धारा 198 के क्लाज 2 के तहत कि एफआईआर न होकर केवल परिवाद किया जा सकता था। कंप्लेंट और परिवाद सभी नहीं कर सकते थे, केवल पीड़ित। तो पीड़ित कौन होता था? पति। बार बार इसको जब से आपका माने हुआ तब से चैलेंज करते रहे, लोग करते रहे और बार बार उच्चतम न्यायालय एक ही अनुच्छेद का सहारा लेता था। वह कौन सा अनुच्छेद है? 15 का क्लास 3। और सुप्रीम कोर्ट बार बार यही कहता था। कई केस हैं, उतना हमें इतिहास, रेवती का केस है, वो सब इतिहास हम नहीं देखना, इतिहास गायब हो गया, लास्ट पोजीशन पर आना है। बार बार उच्चतम न्यायालय ये तर्क देता था कि ये धारा संवैधानिक है, स्त्रियों और बच्चों के लिए राज्य स्पेशल प्रावधान कर सकता है और ये राज्य को अनुज्ञा दी गई है। ये अनुच्छेद 15 के किस क्लाज में? 3 में। तो अगर ये अब ये पूछा जाता था, कहा जाता था कि इससे तो स्त्री को कोई लाभ ही नहीं होता है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता था चाहे लाभ हो या न हो, स्त्रियों के लिए अलग कानून राज्य बना सकता है और 15 के क्लाज 3 के तहत ये वैध होगा। जबकि लोग कहते थे कि अनुच्छेद 15 के तहत ये लिंग के आधार पर भी भेद करता है। दूसरा अनुच्छेद 14 समता का उल्लंघन, तो समता का उल्लंघन हमें देखना है। ऐसे मामलों में स्त्री दंड की भागी नहीं होती थी। दंड केवल कौन पाता था? जार। और पीड़ित कौन होता था? पति। अब जार जोसेफ साइन एक अनिवासी भारतीय था, यानी कि भारत में नहीं रहता था, विदेश में पीआईएल दायर किया था, एनआरआई था और ये मांग किया कि जब स्त्री दोषी नहीं तो मैं क्यों? ये तो अनुच्छेद 14 का क्या है, अपराध में जब दोनों शामिल हैं तो भाई समता का नियम कहता है कि जब दोनों बराबर के दोषी हैं तो दोनों को दंडित किया जाए और स्त्री दंड से मुक्त है और केवल जार ही दोषी होगा। ये कहाँ की समता है? ये तो समता का क्या है? वायलेशन। दूसरा वो तर्क उठाया कि इसमें चूंकि पीड़ित पति होता है और रिलेशन पत्नी बनाती है, तो क्या पत्नी की इच्छा पति की इच्छा पर निर्भर करेगी या क्या पत्नी पति के गुलाम है? पत्नी का व्यक्तित्व अलग माना जाए और पति का क्या माना जाए? अलग। और पत्नी पति की प्रॉपर्टी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ साइन के दोनों तर्कों को स्वीकार किया और इस धारा को क्या कर दिया? शून्य घोषित कर दिया और वाक्य बताया गया कि पत्नी पति की संपत्ति नहीं है। अब एक सिद्धांत आपका देखना है जो हमने लिखवाया है, सर हेनरी मेन का, स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो सर हेनरी मेन ने अपनी पुस्तक 1861 में लिखी थी, एंशियंट लॉ, प्राचीन विधि। उसमें उन्होंने ये कहा कि अब तक प्रगतिशील समाजों का विकास, यानी कि अब तक माने 1861 तक प्रगतिशील समाज माने प्रोग्रेटिव सोसाइटी का जो विकास रहा है वह स्टेटस टू कहाँ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट। अब हैसियत क्या होती है? संविदा क्या होती है? तो हैसियत में व्यक्ति परतंत्र रहता है और संविदा में व्यक्ति क्या रहता है? स्वतंत्र। हैसियत में व्यक्ति परतंत्र, दूसरे पर निर्भर, और संविदा में क्या रहता है? स्वतंत्र रहता है। हैसियत, अब एक दो उदाहरण देखिए हैसियत का। पहले आपका जैसे कि आपका कह सकते हैं कि महाभारत में आपका पांचों पांडव
द्रौपदी को जुए में हार गए थे, तो ये पति की संपत्ति कि युधिष्ठिर जुए में पत्नी को हार गए। अब वो हैसियत थी पति की, अब वो हैसियत समाप्त हो गई है। अब जुए की बात है ही नहीं, वो हैसियत अब कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गई है। यानी कि पत्नी अब क्या हो गई है, स्वतंत्र, जुए में अब हार नहीं सकते। दूसरा राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण मिलता है, जिन्होंने अपनी पत्नी पुत्र को बेच दिया था, तो अब बेचा नहीं जा सकता, वो पति की हैसियत थी। अब स्त्रियां स्वतंत्र, पति का व्यक्तित्व अलग और पत्नी का क्या है, अलग। आपका यही आपका हैसियत है। संविदा में व्यक्ति स्वतंत्र होता है, अपनी इच्छा के अनुसार जो कार्य करना है करे, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जो इंटरव्यू का यहाँ क्वेश्चन है, अभी आपका एक दो दिन बाद अगले हफ्ते शुरू ही हो जाएगा, 15-16 अनुच्छेद, कि जो ये रिजर्वेशन प्रदान किया गया है, ये व्यक्तियों के स्टेटस के आधार पर किया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर? कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नहीं, व्यक्ति की हैसियत के आधार पर, व्यक्ति की परिस्थिति के आधार पर। जो व्यक्ति सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हैसियत में है, उनको रिजर्वेशन प्रदान किया गया है। तो ये जो रिवर्स गियर में घूम गया मामला, यानी कि सर हेनरी मेन तो कहते हैं कि समाज किधर जा रहा है, स्टेटस से कहाँ जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जो रिजर्वेशन है, ये रिवर्स गियर उल्टा करिएगा, ये संविदा से किस ओर जा रहा है, परिस्थिति की ओर। क्योंकि परिस्थिति के आधार पर, लेकिन आज की परिस्थिति स्वतंत्रता की द्योतक है, गुलामी की नहीं। ये भी याद रखिए, आज जो स्टेटस है वो गुलामी का द्योतक नहीं है, बल्कि किसका, स्वतंत्रता का, समता का द्योतक है। और ये वाक्य किसने कहा था कि वर्तमान समय में आपका जो देखा जाए समाज, वह कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस की ओर बढ़ रहा है। ये भी यूपीजे में क्वेश्चन आ चुका है। तो प्रोफेसर एलेन, एलेन मार कर आइएगा। दो वाक्य मैं लास्ट में बता रहा हूँ। स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट आए जे में, तो सर हेनरी मेन मारना है। और इसी का रिवर्स गियर आ जाए, कौन सा, संविदा से परिस्थिति, तो क्या मार कर आएंगे, मेन नहीं, प्रोफेसर एलेन। एलेन हमेशा कमेंट ही करते हैं, तो कुछ लोगों की आदत रहती है अपना विचार कम देंगे और हर एक आदमी की क्या करेंगे, आलोचना करते हैं कि ऐसा है वैसा है, अपना नहीं देखेंगे कि आपने क्या किया, आपने क्या कहा। तो ऑस्टिन के बारे में ये एलन ही कहते हैं कि ऑस्टिन विधि शास्त्र में ताड़ का वृक्ष है। यानी कि उसको क्या कहते हैं भाई, ताड़ को, प्लाम, पाम, पाम ट्री। तो पाम ट्री होता क्या है, ताड़ का वृक्ष सुने कि नहीं कभी। अब कबीर दास का वही जो दोहा है आपका, बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं और फल लागे। यानी कि जो 52 बीघा पुदीना वाले हैं, कि हमारे यहाँ खेत में तो 52 बीघा लहसुन और प्याज बोया जाता है, यानी कि फेंकू महाराज। और फेंकू महाराज का मतलब क्या हुआ, आप लोग भली बात जानते हैं, बताने की आवश्यकता, कुछ अंतर मन से भी जाना जाता है। तो फिर बैक होया जा भाई। देखिए, अब आपका जो भी बातें थी, तीसरा लिखिए, आपका ये हो गया भाई, समझाना पड़ता है, लिखना तो 2 ही लाइन है, लेकिन समझाना ही ज़्यादा है कि दिमाग में बैठे। अगला देखिए, आपका अगला जो केस है, लिखिए, आईपीसी की धारा 377 के कुछ भाग को, पूरा नहीं मैं लिखवा रहा हूँ, आईपीसी की धारा 377 के कुछ भाग को उच्चतम न्यायालय ने नवतेज सिंह जौहर,
नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ के वाद में 2018 सुप्रीम कोर्ट जस्टिस दीपक मिश्रा, इसमें भी दो धाराओं को ले डूबे थे, जस्टिस दीपक मिश्रा ही थे, को शून्य घोषित कर दिया, वाइड घोषित कर दिया। अब इसमें क्या था देखिए, आपका 377 क्या कहता है कि अगर कोई मानव दूसरे मानव के साथ अननेचुरल सेक्स करता है और प्राकृतिक संबंध बनाता है तो वह दंड का भागी होगा, और अगर कोई मानव पशु पक्षियों के साथ रिलेशन बनाता है तब भी दंड का भागी होगा। तो जो गे वाले थे, अब उतना भाई डिटेल में नहीं बताया जा सकता, जो ये गे वाले थे यानी कि जो समलैंगिक व्यक्ति थे, आपका उन लोगों ने इस प्रावधान को चुनौती दिया, और चुनौती ये दिया कि एक मानव दूसरे मानव से अगर रिलेशन बनाता है और ये दंड का प्रावधान है, ये तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। और दीपक मिश्रा को लगा कि वास्तव में है, तो इस धारा को शून्य घोषित कर धारा के कुछ भाग को, यानी कि मानव से मानव का रिलेशन बनाना अब अपराध नहीं रहा, लेकिन अगर मानव पशु पक्षियों से रिलेशन बनाता है तो आज भी 377 में ये क्या है, अपराध, ये याद रखिए। अब यहाँ जो आपका मैंने कहा, यहाँ जो आपका देखना है कि वर्तमान समय में अगर कोई महिला महिला से, पुरुष पुरुष से रिलेशन बनाता है तो ये अपराध नहीं माना जाएगा। और तमाम आपका देशों में अब आपका विवाह पुरुष पुरुष कर ले रहे हैं, महिला महिला से कर ले रही हैं, तमाम देशों में ये वैलिड हैं। मैं बता दूं, भारत में भी धीरे धीरे मांग चल रही है कि इसे कानूनी जामा पहनाया जाए। और जो आपका एक संगठन है नाज फाउंडेशन, याद रखिएगा, वही आंदोलन चला रहा है। नाज फाउंडेशन इस बारे में आंदोलन चला रहा है। अगला ये देखा जाए भाई, ये तो आपका कह सकते हैं कि आईपीसी से निपट गया। अब आइए आगे इसमें बढ़ा जाए। अगला जो आपका केस देखना है, मुख्य मुख्य केस एक एक करके देखना है आपका। लिखिए केस, लिखिए अगला भाई, सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार चड्ढा। चड्ढी ना लिख दीजिएगा और शनिवार है और शनिचर महाराज का कई लोगों पर प्रकोप होगा तो चड्ढा लिखिएगा। देखिए, सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार चड्ढा, AIR 1984 सुप्रीम कोर्ट। लिखिए, इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने 1984 1984 का केस है। लिखिए, इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने हिंदू मैरिज एक्ट 1955, यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 को 9 धारा 9 को कॉन्स्टिट्यूशनल माना, संवैधानिक माना। संवैधानिक माना। इसमें देखिए हुआ क्या था, धारा 9 को पहले गौर करिए। आपका सामान्य भाषा में लोग कहते हैं कि विदाई का दावा किया है।
आपका सामान्य भाषा में कहा जाता है विदाई का दावा किया है। और आपका, हाँ तो भाई आपका विवादित होता रहता है, वो तो चलता रहता है। अब फैसला आ जाएगा तो जैसे कि ईडब्ल्यूएस है, फैसला आ जाएगा तो तत्काल बताया जाएगा दूसरे दिन की वैध हुआ के वैध। तो जब तक मुकदमा, फिर एक बार समझिए, जब तक मुकदमा चल रहा है उसको केवल चर्चा की जा सकती है, कोई वो केस लिखवाया नहीं जा सकता जब तक कि उस पर फैसला न आ जाए। ये मैं बता दूं, फैसला आने के बाद ही हम बता सकते हैं केस को। कंपटीशन में विवाद रहता है तब नहीं आता। अभी डब्ल्यूएस पर विवाद है, फैसला आ जाएगा तो केस बताना पड़ेगा और केस का डिटेल बताना पड़ेगा। जब तक फैसला नहीं आया है, हम भी कल तर्क दिए थे, पक्ष में भी दिए थे और एक तर्क इसमें दिए थे जो वकील उठा रहे हैं। अगला देखिए, अब यहाँ आपका इंटरव्यू का भी क्वेश्चन हम निकालेंगे। बस थोड़ा डिटेल में समझाया जा रहा है ताकि प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों में काम कर जाए। लिखवाया भले एक लाइन जा रहा हो, लेकिन समझाया जा रहा है आपका डिटेल में। सेक्शन 9, वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना, यानी कि जो वैवाहिक संबंध हैं उनको पुनर्स्थापित किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में, अगर पति ने अपनी पत्नी को त्याग दिया है या पत्नी ने अपने पति को त्याग दिया है, तो ऐसी दशा में एक ही उदाहरण लिया जाए। मान लीजिए कि पत्नी ने अपने पति को त्याग दिया, मायके में रह रही है, ससुराल आ ही नहीं रही है, तो आपका जो पति है वह दावा कर सकता है कि हमारी पत्नी को हमारे घर भेजा जाए, हमारे यहाँ भेजा जाए, धारा 9 के तहत। तो ऐसी दशा में इसको चैलेंज किया गया कि ये तो ज़बरदस्ती है, कि किसी को ज़बरदस्ती भेज दिया जाए दूसरे के यहाँ। तो मैं फिर बता दूं, कोई कानून ऐसा नहीं है जो कहे कि ज़बरदस्ती जाइए। हाँ, अगर धारा 9 के तहत डिक्री पारित हो गई और पत्नी फिर भी पति के घर नहीं जाती, तो कुछ समय के बाद यह एक डाइवोर्स का, विवाह विच्छेद का आधार बन जाएगा। लेकिन ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता, मैं फिर बता दूं। हाँ, उस आधार पर आप क्या मांग सकते हैं कि निर्णय के बावजूद भी पत्नी नहीं आई, अतः हमारे पक्ष में डाइवोर्स की डिक्री क्या किया जाए, पारित। वो अलग जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ ये बनता है, मुख्य रूप से एपीओ में बना था, इसमें कोई शक नहीं है भाई, अभी हम बताएंगे कि अगर कोई पति अपनी पत्नी की पुनः प्राप्ति करना चाहता है तो क्या क्या विकल्प उसके पास मौजूद हैं। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, अलग से भले लिख लीजिए। अगर कोई पति चाहता है कि उसकी पत्नी उसके पास आए या पुनः प्राप्ति चाहता है, तो ऐसी दशा में उसके पास 3 ऑप्शन हैं। अगर हिंदू है तो हिंदू मैरिज एक्ट की कौन सी धारा के तहत वह सिविल वाद ला सकता है, 9 के तहत, और विदाई के दावे की क्या कर सकता है, माँ। दूसरा उपाय है संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वह उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है और हैबियस कार्पस रिट जारी करने की मांग कर सकता है। और तीसरा 97 सीआरपीसी पूछा ही गया था, इसमें कोई शक नहीं है, इसी बार आया था। सीआरपीसी की धारा 97 है जिसका नेचर हैबियस कार्पस का है, यानी कि मजिस्ट्रेट से अपनी पत्नी को खोजने के लिए सर्च वारंट या तलाशी वारंट जारी करवा सकता है। तो कौन सी धारा, हैबियस कार्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट या याचिका के समान है, तो कौन सी धारा है सीआरपीसी की, 97। तो भाई हैबियस कार्पस में क्या होता है, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कार्पस की रिट जारी करके ये कहते हैं कि जो व्यक्ति बंदी बनाया गया है उसे सशरीर
न्यायालय में पेश किया जाए, तो सर्च वारंट में भी यही होता है। बस मजिस्ट्रेट आदेश देंगे कि इस पत्नी को तलाश करिए, इसकी पत्नी को, और तलाश करके हमारे यहाँ सशरीर क्या करिए, पेश करिए। तो कौन सी धारा है हैबियस कॉर्पस के नेचर की है सीआरपीसी की? 97। तो कितने विकल्प पति के पास हो गए? अगर हिंदू है तब 9 लागू होगी, अन्य धर्मावलंबी है तब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 9 लागू नहीं होगी। अन्य लोगों के लिए दो प्रावधान तो शुद्ध रूप से हैं ही, चाहे हिंदू हो या किसी धर्म का, तो दो प्रावधान तो सबके लिए हैं। कौन कौन? एक संविधान का कौन सा अनुच्छेद? 226, और दूसरा सीआरपीसी की कौन सी धारा? 97। अगला नियम देखिए, आपका अगला केस देखिए, समाप्त हुआ भाई। अगला आपका केस आ जाना है। अगला लिखिए, के ए अब्बास बनाम भारत संघ। अगला केस लिखिए, हाँ केस लिखिए अगला। के ए अब्बास बनाम भारत संघ। के बाद बिंदु, ए के बाद बिंदु। अब्बास वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1971 का केस है, 1971 का। लिखिए, इस वाद में, पहले निर्णय लिखिए, इस वाद में ए तथा यू वर्ग में, ए तथा यू, ए तथा यू, यू वर्ग में फिल्मों के बंटवारे को वैध माना गया। ए तथा यू वर्ग में फिल्मों के बंटवारे को वैध माना गया। इसका मतलब ये हुआ, फिर एक बार देखिए, कि सरकार ने क्या काम किया था, कि जो फिल्मों का बंटवारा था, आपका ए मतलब एडल्ट, यू मतलब यूनिवर्सल ना है तो लिख लीजिएगा। ए मतलब एडल्ट यानी कि केवल वयस्क देख सकते हैं, 18 वर्ष या ऊपर के लोग, और यू यानी कि बच्चे और बूढ़े और वयस्क दो सभी देख सकते हैं। ये जो बंटवारा किया गया था, इसको चैलेंज किया गया कि ये बंटवारा अनुच्छेद 14 का क्या है, वायलेशन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई वायलेशन नहीं, एज क्लियर है, छोटे बच्चों को अश्लील फिल्में न दिखाई जाएं, वो जल्दी बिगड़ जाते हैं, और इसलिए आपका ये वर्गीकरण सही है। तो ए मतलब केवल एडल्ट देख सकते हैं, और फिल्मों में अगर यू लिखा हो, जैसे पहला आता है शुरुआती दौर में ना, आपका प्रमाण पत्र लिखा रहता है, साइन उनके, तो उसमें लिखा रहता है ए की यू, तो आप वो बहुत इतना जल्दी दिखा देगा कि आप पढ़ नहीं पाएंगे। आपका 1 सेकंड में क्या करेगा, पर्दे से हटा देगा, नाम वाम लिखा रहता है। तो अगला देखिए भाई, आपका अगला केस लिखिए, ये तो हो गया। चरण लाल साहू बनाम भारत संघ। इतना केस है, 14, 19 और 21 में, तीन ही तो अनुच्छेद हैं जो बहुत समय लेते हैं। चरण लाल साहू वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। अब देखिए, ये लिख लीजिए, इस वाद में, पहले एक लाइन लिखिए, इस वाद में संसद द्वारा बनाए गए कानून, भोपाल गैस लीक, भोपाल गैस लीक डिजास्टर
प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स, प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स कोस्ट में लिखिएगा, प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स कोस्ट बंद। एक्ट यानी कि अधिनियम, एक्ट 1985, 1985 को संवैधानिक माना गया। देखिए इसमें हुआ क्या था, को संवैधानिक माना गया यानी कि वैध माना गया। अब इसमें हुआ क्या आपका, तो भोपाल गैस कांड में आप भी जानते हैं, खूब पूछा भी जाता है कंपटीशन में भी कि आपका गैस का रिसाव हुआ था, रिसाव के कारण कई हजार लोग मारे गए थे और कई हजार लोग आज भी दिव्यांग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कई बच्चे पैदा होते हैं वो भी दिव्यांग होते हैं। अब हुआ क्या कि जो कंपनी का मालिक था वो रातों रात कह सकते, एक तो सूचना नहीं दिया प्रशासन को, जबकि नियम यह है कि जैसे ही गैस लीक हो, आग लगे, तो आप तुरंत प्रशासन को क्या दीजिए, सूचना। दूसरा, भारत में उतनी व्यवस्था नहीं है कि तत्काल हवाई जहाज से पानी छिड़क कर और तमाम व्यवस्था करके उपाय किया जाए, जितना विदेशों में तमाम आपका हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से पानी छोड़ा जा सकता था, तो गैस जमीन पर क्या होती, बैठ जाती। तो एक तो समय लग गया, और जो उसका मालिक था इत्यादि जो मैंने अमेरिका के थे, वह रातों रात विमान पकड़े और भाग गए अमेरिका, पर मैंने रोका नहीं जा सका। तत्पश्चात हजारों लोगों ने एक तो क्रिमिनल मुकदमा किया और दूसरा मुआवजे की कंपनी से मांग की। तो ऐसी दशा में भारत सरकार और कंपनी ने में जो, वो आया नहीं वापस, भले सज़ा मिल गई, अमेरिका अब तो मर गया है, जो हेड था दिया भी था कि अमेरिका में ही रहा। अमेरिका ने प्रत्यर्पित नहीं किया भारत को कि मुकदमा चले उपेक्षा इत्यादि के लिए। तत्पश्चात भारत सरकार ने अमेरिका के उस व्यक्ति से जिसकी कंपनी थी एक समझौता किया और भारत सरकार ने कहा कि पूरा मुआवजा हमें दे दीजिए और हम लोगों को मुआवजा क्या करेंगे, बांट देंगे। इस समझौते को ही चैलेंज किया गया था, कानून भी बनाया भारत सरकार ने 1985 में कि भारत सरकार कौन होती है समझौता करने वाली, पीड़ित हम लोग हैं, तो हम लोगों से आकर कंपनी समझौता करे। ये जनता की ओर से भारत सरकार कौन होती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनता का प्रतिनिधित्व विदेश स्तर पर कौन करती है, भारत सरकार। अतः जनता के प्रतिनिधि होने के कारण भारत सरकार सक्षम है कि वह कंपनी से जनता की ओर से क्या कर ले, समझौता, और इस समझौते को वैध माना गया। तब आपका मुआवजा सरकार ने बांटा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो उस इलाके में नहीं थे, अपने घर के 10 लोगों का नाम दे दिए, जब मुआवजा मिलने को हुआ तो सबको मुआवजा मिल गया और कई लाखों मुआवजा मिला, 4 लाख 5 लाख। और 10 लोगों का नाम हो तो ऐसे ही सर आपका करोड़ों माने 50 लाख 60 लाख मुआवजा एक परिवार को मिल गया। जैसे राशन में होता है राशन कार्ड, कि जो सक्षम है वो भी राशन उठा रहा है और जो अक्षम है वो भी। तो जो नहीं थे वहाँ वो भी अपना नाम डलवा के क्या किए, मुआवजा पा लिए। तो आपका तिकड़मबाज हर एक जगह होते हैं, चाहे कोचिंग हो और चाहे बाहर हो, वो कभी भी तिकड़मबाजी से बाज नहीं आएंगे। मैं बता दूं, चाहे कोचिंग में या बाहर ही, हर एक जगह आपको तिकड़मबाज मिल जाएंगे, आपका इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि कबीरदास जी का कहना है कि कबीरा इस संसार में। चलिए अगला केस लिखिए भाई आपका, लिखिए लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम AK गुप्ता। लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम AK गुप्ता का केस है 1994 का।
1994 का। एक लाइन लिखना है इसमें, दो लाइन। इस वाद में यह निर्णय दिया गया कि भारत में संप्रभुता जनता में निवास करती है, यानी कि सॉवरेंटी किसमें वेस्टेड है, तो भारत में संप्रभुता जनता में निवास करती है। तथा सरकार के कर्मचारियों द्वारा की गई हानि के लिए, एक लाइन और बढ़ा लीजिएगा इसमें, तथा सरकार के कर्मचारियों द्वारा की गई हानि के लिए सरकार से मुआवजा वसूला जा सकता है। सरकार से मुआवजा वसूला जा सकता है। अगला लिखिए, आपका ये भी केस आ चुका है। प्रगति वर्गीज बनाम प्रगति वर्गीज प्रगति वर्गीज बनाम सिरिल जॉर्ज वर्गीज। सिरिल सिरिल जॉर्ज वर्गीज। क्वेश्चन आ चुका है, ये भी लिखिए। AIR 1997, AIR 1997 लिखिए इसमें। प्रस्तुत मामले में न्यायालय ने भारतीय तलाक अधिनियम, यानी कि इंडियन डाइवोर्स एक्ट, भारतीय तलाक अधिनियम 1869, 1869, 1869 की धारा 10 को अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर, अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर शून्य घोषित कर दिया। शून्य घोषित कर दिया क्योंकि यह ईसाई धर्म के अंतर्गत आने वाले पत्नी के साथ विभेद करती थी। माने पत्नी को आधार कम था और पति को आधार ज्यादा। पत्नी के साथ क्या करती थी? विभेद। अगला लिखिए आपका, लिखिए रणधीर सिंह बनाम भारत संघ। बस एक एक लाइन केस लिखना है। रणधीर सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। AIR 1982 सुप्रीम कोर्ट। AIR 1982 सुप्रीम कोर्ट। लिखिए समान कार्य के लिए समान वेतन मूल अधिकार नहीं है। समान कार्य के लिए समान वेतन मूल अधिकार नहीं है, बल्कि एक नीति निर्देशक तत्व है।
बल्कि एक नीति निदेशक तत्व है। अगला केस लिखिए, जॉन बलामटोम। ये भाई केस ऐसा है कि ये भी जे में आ चुका है केस। जॉन बलामटोम, बलामटोम, टोम बनाम भारत संघ, AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट। लिखिए, इस वाद में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, इस वाद में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 118 को 1925 की धारा 118 को शून्य घोषित कर दिया गया। क्योंकि यह धारा ईसाई महिलाओं और पुरुषों में विभेद करती थी। यह धारा ईसाई महिलाओं और पुरुषों में विभेद करती थी। महिलाओं को वसीयत लिखने पर कुछ प्रतिबंध थे और पुरुष पर कोई प्रतिबंध नहीं, तो इसको चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो आर्टिकल 14 का क्या है, वायलेशन। अगला केस लिखिए, जावेद वर्सेज हरियाणा राज्य, जावेद बनाम हरियाणा राज्य, AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट, AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट। लिखिए, प्रस्तुत मामले में 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति के लिए, प्रस्तुत मामले में 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति के लिए सरपंच यानी कि प्रधान होता है, सरपंच भी कहा जाता है, सरपंच का चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई थी। सरपंच का चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई थी। उच्चतम न्यायालय ने इस रोक को सही माना, यानी कि उच्चतम न्यायालय ने इस रोक को सही माना। अगला लिखिए, गोदावत पान मसाला प्रोडक्ट, गोदावत, गोदावत पान मसाला प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स तो लिखिएगा, प्रोडक्ट्स IP लिमिटेड, IP लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वही पान मसाला वाला केस है आपका। अगला लिखिए, इसमें अगला जो केस आपका उत्तराखंड और यूपी में पूछा गया, ये केस आपका महत्वपूर्ण है। लिखिए, सर्वानंद सोनवाल, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, 2-3 बार रिपीट किया है।
सर्वानंद सोनोवाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। सर्वानंद सोनोवाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो आपका यूपी और उत्तराखंड में इसमें जो पूछा गया था मुख्य रूप से, वह आर्टिकल पूछा गया था कि किस अनुच्छेद के आधार पर ये जो अप्रवासी भारतीयों को चिन्हित नहीं, आपका जो माने आपका अवैध रूप से जो बांग्लादेश से उस समय 1971 में इत्यादि में आए थे, उनको चिन्हित किया जाता है, उसके लिए कानून बना था। तो किस आधार पर इस कानून को आपका उच्चतम न्यायालय ने रद्द किया? आर्टिकल पूछा है, 14 न मारिएगा, 14 तो समता का अधिकार 355। एक सेकंड भाई देख लें उसको, अनुच्छेद एक बार देखे तो बेर में राज का सही है 355। देखिए अनुच्छेद 355 से जोड़कर इसको पढ़ेंगे। अनुच्छेद 355 ये बताता है कि राज्य का यह कर माने केंद्र का यह कर्तव्य होगा संघ का कि वह राज्यों को बाह्य आक्रमण से क्या करे, सुरक्षित करे। और जो ये भाई बाहर से लोग आ रहे हैं उसे बाह्य आक्रमण की ही श्रेणी में रखा गया। और इस केस में आपका जो कानून बना था अवैध प्रवासी अधिकरण द्वारा निर्धारण अधिनियम 1983, इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने शून्य घोषित कर दिया। इसका थोड़ा इतिहास जानना चाहिए, इस शॉर्टकट में 1-2 मिनट इतिहास जानिए। देखिए जो ये सर्वानंद सोनोवाल थे, ये आपका शक नेता थे, इसमें कोई शक नहीं, PIL दायर किए थे। ये आपका असम का जो माने वहाँ का छात्र संघ था उसके अध्यक्ष रहे। फिर आपका बीजेपी ज्वाइन कर लिए और आपका PIL भी कर दिए कानून को लेकर जो संसद ने बनाया था। फिर आपका धीरे धीरे आगे जाकर आप देखे ही कि ये असम के बाद में जब बीजेपी की जीत हुई तो असम का मुख्यमंत्री भी इन्हें बनाया गया। तो काफ़ी सक्रिय कार्यकर्ता था, इसमें कोई शक नहीं है। फिर आपका बाद में इनको केंद्र में बुला लिया गया और मुख्यमंत्री दूसरी बार किसको बना दिया गया? दूसरे को बनाया गया। हाँ, तो दूसरे को बनाया गया, हुआ कि आपकी सेवा कहाँ है? केंद्र में आ जाइए, केंद्र में सेवा दीजिए, राज्य को छोड़िए। इन्होंने ही जो ये अप्रवासी कानून था उसको चैलेंज किया था। अब कानून में देखिए था क्या, ये जानना है। कानून में ये था कि सरकार ये साबित करेगी कि ये अवैध प्रवासी हैं, यानी कि सबूत का भार किस पर था? सरकार पर। ये जो सोनेवाल था ये कह रहा था कि ये नियम गलत है, जो अप्रवासी भारत में विदेश से आए हैं सबूत का भार उन पर डाला जाए कि वह साबित करें कि हम अप्रवासी नहीं हैं। और कानून को चेंज कर दिया, मन कानून ही रद्द कर दिया गया और ये कहा गया कि कानून रद्द किया गया। अब ये नियम है कि वर्तमान में नियम ये है कि जो बाहर से लोग आए हैं अब उन्हीं को कागज पत्तर पेश करना होगा कि हम बाहर से नहीं आए हैं बल्कि भारत के क्या हैं, नागरिक। और आपका माने 1-2 साल पहले ये अभियान असम में चला भी था और आपका कह सकते हैं तमाम लोगों ने कागज पत्तर जमा भी किया। और जो आपका लोग नहीं जमा कर पाते हैं इत्यादि या विदेश से आ गए तो उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाया जाता है। डिटेंशन सेंटर का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा जेल जेल ही टाइप का मैंने आता जहाँ के ऐसे लोगों को क्या किया जा सके, रखा जा सके जो भारत में अवैध रूप से प्रवेश कर गए हैं और वापस नहीं जा रहे हैं। तो इस पर भी आपका माने कांग्रेस और भाजपा में काफ़ी टकरार हुई। हमारे जो राहुल गांधी जी हैं
खूब जोर शोर से मुद्दा उठाए थे कि जो डिटेंशन सेंटर हैं उसमें लोगों को टार्चर किया जा रहा है। सरकार मुख नहीं खोल रही थी, लेकिन बाद में सरकार ने बताया कि हम 4-5 जगह ऐसा केंद्र खोले हैं, टार्चर के लिए विदेशियों के नहीं, बल्कि जो अवैध रूप से आ गए हैं, उसी जेल टाइप का होता है, उसी में उनको क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। वो फॉरेनर एक्ट बना है, उसके तहत रखा जाता है। लिखिए आपका, इसमें लिखिए तो एक लाइन, केस लिखवा दिया गया है ना भाई, समय भी बहुत ज़्यादा हो गया आज। लिखिए एक लाइन और लिखिए इसमें भाई, इस वाद में अनुच्छेद 355 के उल्लंघन के आधार पर, अनुच्छेद 355 याद रखिएगा, आर्टिकल वाइज आपका उत्तराखंड और यूपी में पूछा है, मैं फिर बता दूं, आर्टिकल याद रखना, 14 ना मार दीजिएगा 21। अनुच्छेद 355 के आधार पर संसद द्वारा बनाए गए कानून, संसद द्वारा बनाए गए कानून अवैध प्रवासी कोष्ठ में अधिकरण द्वारा निर्धारण, अवैध प्रवासी कोष्ठ में अधिकरण द्वारा निर्धारण कोष्ठबंद अधिनियम 1983 को शून्य घोषित कर दिया गया। शून्य घोषित कर दिया गया। अगला क्लास सोमवार को चलेगा भाई, आपका काफ़ी लंबा हो गया, समय का ध्यान ही नहीं रहा लिखवाते समय। तो अगला क्लास आपका अब सोमवार को चलेगा, कल संडे है, बंद ही रहेगा। और क्या, हाँ जीएस की क्लास चलेगी भाई, सर को फ़ोन कर दें थोड़ा 10 मिनट में आ जाएं। ये सोमवार से भाई हिंदी की भी क्लास लगेगी, जो लोग एपीओ, आपका एपीओ के लिए शाम को लगेगी, सुबह तो भाई शेड्यूल नहीं सही है, आपका समय नहीं है। 3 बजे से 4 बजे तक हिंदी चलेगी और 4 से 5 आपका इंग्लिश चलता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, और 5 से आपका ला चलेगा। तो ला में अब चूँकि डेट आ गए हैं तो थोड़ा लास्ट में आपका बिहार के लिए भी समय बढ़ाना पड़ेगा, एससी एसटी एक्ट चल ही रहा है। तो जो लोग शाम को नहीं आते हैं, लाइव क्लास भी चलता है, आप लाइव क्लास भी पढ़ लीजिए, क्योंकि जो आपका एस माइनर चल रहा है वह केवल प्री के लिए, मेंस के लिए नहीं, बल्कि उसमें जो लोग राजस्थान एपीओ डालना चाहते हैं, एमपी डाले हैं, प्री का भी पढ़ाया जा रहा है। तो आप प्रयास करिए कि एक एक माइनर क्या करिए, निपटाते रहिए भाई। आप प्रयास करिए कि एक एक माइनर जिनको देना है ऑनलाइन ही सही पढ़ लीजिए। तो अभी हम फ़ोन कर दे रहे हैं, 10 मिनट में जागरफी की क्लास शुरू करवाते हैं।